बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूटन साइकिल लॉ। जिस तरह कि आपने थंबनेल के अंदर देख भी लिया होगा कि मैंने लिखा है कि F = m में दिस इज़ नॉट अ न्यूटन साइकिल लॉ। तो बिल्कुल बात ये हकीकत है। तो पहले तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊँगा जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल लिखना ऐसे ही है F = m में। लेकिन मैं आज आपको न्यूटन साइकिल लॉ की हकीकत बताऊंगा कि न्यूटन ने असल में अपना साइकिल लॉ लिखा कैसे था और फिर हमने उसको बाद में चेंज कैसे किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, न्यूटन साइकिल लॉ। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। पहले ही बात तो आप लोग नोट कर लें कि जो न्यूटन का साइकिल लॉ ऑफ मोशन है, इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। आपको याद है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता था? इट गिव्स द डेफिनेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स की डेफिनेशन बताता है और सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स की मेजरमेंट के बारे में बताता है बाय फार्मूला कि आपने फोर्स मेजर कैसे करनी है। तो आइए हम इसको देखते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ज़रा तवज्जो करें। न्यूटन से पहले जो लोग सोचते थे वो यही सोचते थे कि फोर्स प्रोड्यूस मोशन। मिसाल के तौर पर अगर ये एक गाड़ी है मेरे पास, ये एक कार है। अच्छा, अब आपका जहन क्या कहता है बेटा इसके बारे में कि जब इसका इंजन ऑन करेंगे तो कार ये चलना शुरू कर देगी, यानी कि जब इस पर फोर्स एक्ट करेगी, दिस इज़ कॉल्ड इंजन फोर्स। ऐसी है ना, जब इस गाड़ी के ऊपर फोर्स लगेगी इंजन की तो ये गाड़ी आगे को मूव करना शुरू कर देगी। यानी कि इससे तो फिर यही साबित हुआ ना कि फोर्स मोशन प्रोड्यूस करती है। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, अगर एक बॉक्स पड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर, जब आप उसको धक्का लगाएंगे, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो चलना शुरू कर देगा। तो सब लोग न्यूटन से पहले तो यही सोचते थे कि फोर्स का काम मोशन को प्रोड्यूस करना है। लेकिन न्यूटन ने आके कहा कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, फोर्स मोशन प्रोड्यूस नहीं करती। ये जो आप कह रहे हैं ना कि इंजन की वजह से गाड़ी आगे चलती है, ये इंजन का काम गाड़ी को आगे लेके जाना तो है, लेकिन असल मकसद न्यूटन ने आके बताया कि फोर्स, वैसे तो बात हर लोगों का जहन तो यही मानता था कि अगर एक बॉक्स रुका हुआ है उस पर फोर्स लगाएं वो चलेगी। गाड़ी रुकी हुई है, इंजन की फोर्स लगेगी तो चलेगी। किसी हद तक ये बात ठीक तो थी, लेकिन न्यूटन ने आके कहा कि आपका कॉन्सेप्ट गलत है। अगर ये ऐसा ही है, जो चांद ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है या ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, मैंने फर्स्ट लॉ के अंदर भी ये बात बताई थी। तो चांद के पास कौन सा इंजन है? ज़मीन जो आपकी सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, ज़मीन को कौन धक्का लगा रहा है? उधर तो कोई फोर्स नहीं है, ज़मीन हज़ारों सालों से रिवॉल्व की जा रही है। तो पता चला एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोग मिस कर रहे हैं कि जब गाड़ी चलती है ना रोड के ऊपर, तो टायर और रोड के दरमियान बेटा होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि इसको पीछे की तरफ खींच रही होती है। जो रगड़ की फोर्स है ना, जो फ्रिक्शन की फोर्स है, वो इसको गाड़ी को पीछे की तरफ खींच रही है, रगड़ की फोर्स। अब जब आप खला की बात करते हैं ना, जब ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है या चांद आपका ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, बेटा वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, ये दोनों फोर्सेस नहीं है। तो न्यूटन ने कहा फोर्स प्रोड्यूस मोशन, ये बात गलत है। फोर्स मोशन पैदा नहीं करती, बल्कि आप देखें ना कि ये जो इंजन की फोर्स है ना गाड़ी की, ये तो असल में ये जो टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स है, ये तो उसको कैंसिल कर रही है। ये उसे क्या कर रही है? इंजन की फोर्स इस फ्रिक्शन की फोर्स को कैंसिल कर रही है और इस वजह से गाड़ी आगे जा रही है। सपोज करें कि किसी वजह से हम कहते हैं कि गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है, गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है, तो मुझे बताएं कि अगर फ्रिक्शन, रगड़ की फोर्स ही ख़त्म हो जाए तो आप इंजन फोर्स लगाएंगे ना, इंजन की फोर्स, तो गाड़ी खुद ब खुद ही चलती रहेगी। और इसकी स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, 20, 30, 40, 50 स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी अगर फ्रिक्शन की फोर्स ख़त्म हो जाए। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, गाड़ी को आप ऊपर उठाएं, सड़क से आप ऊपर उठाएं, रोड से, जैसे ही आप गाड़ी को ऊपर उठाएंगे ना, तो अब आप सलफ मारें और इंजन को ऑन करें, रेस दें, क्या गाड़ी चलेगी? तो सर इंजन की फोर्स तो सिर्फ टायर को रिवॉल्व करवा रही है,
जब आप गाड़ी को सड़क से कुछ देर के लिए उठाएं और फिर गाड़ी को ऑन करें, नीचे से आप जैक लगा के ना उसे उठाएं गाड़ी को और ऑन करें, आप देखेंगे अगर इंजन की फोर्स की वजह से गाड़ी चल रही है, तो फिर जब आपने उसको ऊपर उठाया है तो फिर गाड़ी क्यों नहीं चल रही? असल में वो जो इंजन की, ये जो गाड़ी ज़मीन के ऊपर चलती है ना, इसका जो गाड़ी इंजन की फोर्स, इस इंजन की फोर्स की वजह से गाड़ी के टायर रिवॉल्व करते हैं, जबकि जो गाड़ी की मोशन है ना वो रिएक्शनल फोर्स है ऑफ रोड, यानी कि जो फ्रिक्शन की फोर्स है। तो बहरहाल जी इससे साबित ये हुआ, न्यूटन ने आके ये कहा कि फोर्स मोशन प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि फोर्स वेलोसिटी को चेंज करती है। फ्रिक्शन फोर्स को कैंसिल करके आगे इसकी वेलोसिटी को चेंज करती है। तो फोर्स जब वेलोसिटी को चेंज करती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। आपने पढ़ा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो हम इसकी न्यूटन साइकिल लॉ की बच्चे डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन द फोर्स नहीं लिखेंगे, व्हेन द नेट फोर्स। अब ये फोर्स और नेट फोर्स में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। व्हेन द नेट फोर्स आप देखना, ये वाली इंजन की फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों का अमल दखल है गाड़ी की मोशन में। तो व्हेन द नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब एक नेट फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, फोर्स मोशन को प्रोड्यूस नहीं करती। आप जरा गौर करें, जब फोर्स लगती है ना, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी, कि फोर्स की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। अगर हम सपोज कर लें कि फ्रिक्शन है ही नहीं, जिस तरह चांद ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है या ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, तो आप देख रहे हैं वहाँ पर तो कोई इंजन नहीं है, तो वो लगातार घूम ही जा रहा है। तो जब एक फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो वो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इधर से एक और एमसीक्यूज भी हमें समझ आया, ये एमसीक्यूज आ भी सकता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? जिधर को नेट फोर्स होगी, फोर्स नहीं, जिधर को नेट फोर्स होगी। बात समझ रहे कि नहीं? अच्छा जी, फिर उसके बाद in the body in the direction of net force and magnitude of this acceleration is directly proportional to नेट फोर्स, कि जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के नहीं, नेट फोर्स के। अभी मैं इसका थोड़ा सा आगे चल के आपको और भी बात बताता हूँ। ये नेट फोर्स क्या है? मैंने आपको बताया ना, इंजन की फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि अकेली इंजन की फोर्स गाड़ी को नहीं रिवॉल्व करती। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इसका साथ साथ मैं थोड़ा सा हिंट भी आपको देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास दो बॉडी है, एक का मैस 5 kg है, दूसरे का भी 5 kg है, दोनों का मैस सेम है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नेट फोर्स के। तो बेटा अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन और इसके ऊपर फोर्स लगाऊं 100 न्यूटन, ठीक है, दोनों अलग अलग फोर्स है, तो मुझे बताएं कि किसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा? दोनों का मैस सेम है, तो जिस बॉडी के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी, वेलोसिटी ज़्यादा चेंज उसी की होगी ना। तो जब इसकी वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा आएगा, इसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा पैदा होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। अब आप सिर्फ इस फोर्स को ले रहे हैं, हालांकि ये बात गलत है बच्चे। जब आप इस ब्लॉक को खींच रहे हैं तो इसमें एक फ्रिक्शन की फोर्स भी है, इसमें एक फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन जो रगड़ की फोर्स मिसाल के तौर पर है वो 20 न्यूटन, तो ये नेट फोर्स का मतलब है 100 - 20, ये 80 न्यूटन की फोर्स है।
बच्चे क्या समझते हैं कि अगर ये 5 kg का ब्लॉक है, अगर आप इसको 100 न्यूटन की फोर्स से खींच रहे हैं तो ये 100 न्यूटन नहीं है, आपने 100 में से 20 को माइनस करना है, क्योंकि ब्लॉक जो ज़मीन के ऊपर पड़ा है फ्रिक्शन की फोर्स भी तो मौजूद है या नहीं है। अगर फ्रिक्शन हो ही ना, अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो आप थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो खुद ब खुद ही चलता रहेगा। आप एक फुटबॉल को किक मारें, वो रुक क्यों जाता है? क्योंकि फुटबॉल और ज़मीन के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो अगर हम किसी वजह से फ्रिक्शन को ख़त्म कर दें तो आप फोर्स लगाएंगे तो वो तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, वो तो कभी रुकेगा ही नहीं। वो तो रोड की फ्रिक्शन की वजह से, हत्ता कि आप फुटबॉल को अगर शीशे पे भी चलाएं ना तो फ्रिक्शन फिर भी होती है, जितनी मर्जी प्लेन सरफेस हो फ्रिक्शन ख़त्म नहीं हो सकती। ये हम सपोज कर रहे हैं, इसका मतलब फ्रिक्शन एक फोर्स है। तो जब हम बात करते हैं ना एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो ये गलत है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब यह है कि जो फोर्स आपने लगाई है ना 100 न्यूटन, 100 में से आपने 20 को माइनस करना है, तो ये फोर्स 80 न्यूटन की है। आप इसको ना देखें 100 न्यूटन को, आपने इस 100 में से 20 को, क्योंकि इस ब्लॉक को पीछे की तरफ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी खींच रही है, ये मैंने फर्जी वैल्यूज नहीं है। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आपने फोर्स को देखना तो बच्चे ये नहीं देखना कि ब्लॉक के ऊपर ये 10 न्यूटन की फोर्स लग रही, इसके साथ ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है। मतलब मैं ये नहीं लिखूंगा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स 100 न्यूटन, नहीं, 100 में से 20 को माइनस करना है, नेट फोर्स का जिक्र होगा हमेशा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस, उस मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मिसाल ले लेते हैं, ये एक बॉडी है जी जिसका मैस है जी 5 kg, और दूसरा बॉडी है जिसका मैस है 2 kg। इन दोनों के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इसके ऊपर भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब फोर्स तो सेम लग रही है, तो मुझे बताएं एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा पैदा होगा? जिसका मैस कम होगा। हम ये वाली फोर्स नहीं लेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ माइनस करके। तो अलबत्ता अब इसका मैस कम है ना, जिसका मैस कम है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा। तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको नोट करें बच्चे। तो हम मैथमेटिकली हम देखते हैं इसको कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस ऑफ द बॉडी। अभी डेफिनेशन के अंदर हमने यही लिखा ना। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूं, कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो बच्चे क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स ओवर मैस। इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट साइड सेम है ना, तो नेट फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी? नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम में मैस डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करें तो कांस्टेंट के, अब इस के की वैल्यू को हम क्या सपोज करते हैं? 1 है, तो क्या आ जाएगा जी? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ न्यूटन साइकिल लॉ। अब आप कहेंगे सर आपने तो थंबनेल में लिखा है ये न्यूटन साइकिल लॉ है ही नहीं। ये बिल्कुल सही बात है बच्चे। आप ये लिखेंगे तो आप ऐसे ही, जब आपके पेपर में आएगा लिखना आपने ऐसे ही है, लेकिन मैं आज आपको हकीकत बताता हूँ कि न्यूटन ने जो अपनी प्रिंसिप या बुक के अंदर जो लैटिन जुबान के अंदर लिखी हुई थी, उसमें न्यूटन ने एफ फिजिकल टू एम में न्यूटन साइकिल ऐसे लिखा ही नहीं। ये हमने चेंज किया है, हमने चेंजिंग की है। अभी मैं बताता हूँ कैसे है। पेपर में आ जाएगा तो आपने डेफिनेशन और ये इसका प्रूव छोटा सा ऐसे ही करना है, लेकिन अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी हकीकत बताता हूँ, ज़रा नोट करें आप। तो आपने देखा बच्चे कि हमने न्यूटन साइकिल लॉ क्या पढ़ा है? नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में मैस इनटू एक्सेलरेशन। ये इसकी स्केलर फॉर्म है। आपको पता है ना कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप एरो लगाएंगे ना इसके ऊपर, तो आपको एक्सेलरेशन के ऊपर भी एरो लगाना पड़ेगा, एम के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि मैस तो एक स्केलर है। तो आपने देखा ना एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो कि नेट फोर्स की है, ठीक है। तो ये फोर्स की डेफिनेशन बेटा नोट करें, एन एजेंसी विच प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। एक ऐसी ताकत जो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करती है,
ऐसी ताकत को फोर्स कहते हैं। ये फोर्स की डेफिनेशन है और ये न्यूटन साइकिल लॉ की थी जो हमने पहले पढ़ी है। तो बेटा इसका एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन साइकिल लॉ का, सॉरी न्यूटन साइकिल इक्वेशन का F इक्वल टू एम है, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन साइकिल लॉ तो उसी के नाम की वजह से है और इसका सिंबल हम लिखते हैं कैपिटल N। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा न्यूटन और इसका बेस यूनिट क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल है ना। मैस का यूनिट क्या होता है बच्चे, किलोग्राम, मैस का यूनिट किलोग्राम है ना। एक्सेलरेशन का क्या होता है ms-2, तो मैस का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का ms-2, तो kg ms-2 को ही हम न्यूटन कहते हैं, ठीक है। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा इसका एसआई यूनिट हो गया, बेस यूनिट हो गया, और इसका सीजीएस यूनिट कैसे बनेगा बच्चे, मैंने आपको बताया इसका सीजीएस यूनिट होता है जी डाइन। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है बेटा, फोर्स का डाइन। अब ये आया कैसे है, ज़रा इधर मैं साइड पे आपको हिंट दे देता हूँ। ये देखें सीजीएस क्या होता है, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस का मतलब ये है। अब इसका बेस यूनिट क्या लिखेंगे हम, यानी कि देखें केजी ms-2, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही होंगे ना, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और s-2 को आप एज इट इज़ लिखेंगे तो कितने जीरो आ गए, 3 और 2 5, तो मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 5। तो साथ में क्या आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर s-2। अब ये जो ग्राम सेंटीमीटर s-2 है ना बेटा, इसी को डाइन कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, डाइन इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर s-2। तो ये 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल है। सो रिलेशन क्या आ जाएगा, न्यूटन और डाइन का रिलेशन क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये एमडी कैट के लिहाज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप फिलहाल इसको नोट कर लीजिएगा। ये हम न्यूटन से डाइन के अंदर गए कैसे, ये मैंने आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कर दी है, इसको नोट करें शाबाश। और एक बात जहन में रखिएगा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन चीज़ों को नोट कर लें। तो बच्चे अब उस बात की बारी आती है जो कि आपने थंबनेल के अंदर चेक किया है कि F इक्वल टू ma। मैंने सारा समझा तो दिया आपको, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूटन ने अपना साइकिल लॉ ऐसा लिखा ही नहीं था। जो उसकी प्रिंसिप या बुक थी ना, उसके अंदर उसने क्या लिखा है, न्यूटन ने साइकिल लॉ अपना इस तरह लिखा था कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, जिसको आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। यानी कि ये आपने पढ़ा है ना कि F इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P ओवर डेल्टा T। बच्चे न्यूटन ने अपना साइकिल लॉ इस तरह लिखा था, न्यूटन ने ये नहीं कहा था कि F इज इक्वल टू ma, ये तो हमने बाद में खुद उसकी डेरिवेशन की है। न्यूटन ने कहा था कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द नेट फोर्स, इसको आप नेट फोर्स ही लिखे, द नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहा था। तो अगर आप इस डेल्टा की जगह पे क्या लिखेंगे, मोमेंटम किसके इक्वल होता है आपको पता है ना, P इज इक्वल टू mv ओवर डेल्टा T। मोमेंटम के किसके इक्वल आ गया, P इज इक्वल टू mv। अब जरा इस बात को गौर से सुनिएगा, इस डेल्टा की जगह पे ना मैं d लिखता हूँ, जो कि आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, ये डेरिवेटिव को ज़ाहिर करता है। इसको मैं लिख सकता हूँ कि dp ओवर dt। जो मेडिकल वाले बच्चे शायद उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी, लेकिन बच्चे ये याद रखिएगा इसका कहीं ना कहीं काम ज़रूर फिर भी है, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। इसको डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेशन, ठीक है। अच्छा अब डेल्टा P ओवर डेल्टा T, तो मैंने dp ओवर dt लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, P इज इक्वल टू mv के। तो अब बच्चे जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही ना, तो क्या करते हैं, मैथ्स को पहले बाहर लिखे, इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, dv ओवर dt प्लस, पहले मैंने m को बाहर लिखा, तो क्या लिखा, dv ओवर dt। इधर भी मैं d लिख देता हूँ, डेरिवेटिव। अच्छा पहले m को बाहर लिखा था, अब v को बाहर लिखें, v को बाहर लिखा तो क्या लिखेंगे, dm ओवर dt इज इक्वल टू नेट फोर्स। अब न्यूटन ने जो साइकिल लॉ इस तरह लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मैंने मोमेंटम की वैल्यू पुट करवा दी mv, तो अब mv के ऊपर मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अच्छा अब ज़रा तवज्जो करें,
अगर हम कहेंगे ना तो बॉडी का मैस कांस्टेंट है, अगर हम सपोज करें कि बॉडी का मैस कांस्टेंट है, मैस चेंज नहीं होता, तो बच्चे जब मैस कांस्टेंट होगा, अब जरा इस इक्वेशन को आपने गौर से देखना है, इस इक्वेशन को। अब यहाँ से न्यूटन साइकिल लॉ निकलेगा। जब हम कहते हैं ना मैस कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस तो जीरो हो जाएगा, यानी कि अगर मैस कांस्टेंट है तो जो मैस के अंदर चेंज है वो जीरो, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। इफ अगर हम क्या कहते हैं, इफ मैस इज कांस्टेंट, अगर मैस कांस्टेंट है ना तो ये चीज सारी जीरो, तो क्या आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू एम, ये चीज तो जीरो होगी क्योंकि मैस कांस्टेंट है तो चेंज इन मैस जीरो हो गया। तो अब dv ओवर dt को आप क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये आ गया न्यूटन साइकिल लॉ जनाब, ये यहां से आया है। तो पता चला न्यूटन ने साइकिल लॉ F इज इक्वल टू एम में ऐसे नहीं लिखा था, न्यूटन ने तो कहा था कि नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उसकी डेरिवेशन करने के बाद हम यहां पे पहुंचे हैं। तो इससे हमें एक और बात भी पता चली कि F इज इक्वल टू एम में ये जो हम कहते हैं ना, हम कहते हैं, न्यूटन ने नहीं कहा था कि ये जो न्यूटन का साइकिल है ये सिर्फ उसी वक्त अप्लाई होगा जब मैस कांस्टेंट होगा। जब बॉडी का मैस कांस्टेंट होगा तो उस वक्त ही न्यूटन साइकिल लॉ जो हमारी किताबों में लिखा ना F इज इक्वल टू एम में, उस वक्त ही ये एप्लीकेबल है। अच्छा, अगर मैस कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और मैस चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, उलट है ना, इधर मैस कांस्टेंट था तो ये चीज जीरो होगी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगी तो ये चीज जीरो होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सारी टर्म जीरो होगी। तो क्या आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू, ये चीज तो जीरो होगी, वी डी एम ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस। अब बच्चे ये वाला जो फार्मूला है ना, मैं आपको बता दूं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा रॉकेट प्रोपल्जन, ये रॉकेट प्रोपल्जन के अंदर यूज होगा। ये उधर हम जब रॉकेट ऊपर को जा रहा होता है, आपको पता है ना, ये रॉकेट है, अगर ये ऊपर को जा रहा है तो मुझे बताएं कि इसका मैस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही रॉकेट ऊपर को जाता है ना तो रॉकेट का मैस कम होता है। तो जब मैस कांस्टेंट नहीं होगा तो हम उधर न्यूटन का F इज इक्वल टू एम में साइकिल लॉ नहीं लगा सकते। तो अगर आपने रॉकेट प्रोपल्जन, इंशाल्लाह आगे आएगा भी टॉपिक, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो मैंने मिसाल दी जो हमारी बुक में, इसके अलावा भी हो सकती हैं। तो अब जब हम रॉकेट प्रोपल्जन के अंदर पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ते हैं फोर्स इज इक्वल टू वी, ये डी एम ओवर डी टी को वो एम का नाम देता है कि कितने टाइम में कितना मैस उसका कम हो रहा है रॉकेट का। तो पता चला बच्चे, जब मैस कांस्टेंट होगा तो उस वक्त ये वाली इक्वेशन आएगी F इज इक्वल टू एम में, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी लेकिन मैस चेंज हो रहा हो तो उस वक्त ये इक्वेशन आएगी, वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस। ये रॉकेट प्रोपल्जन हमारी बुक के अंदर टॉपिक है, वहां पे यूज भी होगा, इसको जरा नोट करें। तो आई होप कि बच्चे आपको आज न्यूटन साइकिल लॉ की कुछ हकीकत भी सामने आई होगी, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।